लास्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लास्ट कई लेक्चर से जो हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, पहला टॉपिक स्टार्ट किया है हमारे इस एकेडमिक सेशन का, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक टॉपिक है, हर बायोलॉजी का चैप्टर ये सेल के सराउंडिंग में घूमता है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहला लेक्चर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ये टॉपिक हमको डिस्कस करना था। इसमें हमने दो बीट डिस्कस किए, एक किए जनरल डिस्कशन, जो पहला लेक्चर था मेरा प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड। इससे पहले मैंने बेसिक बायोलॉजी डिस्कस किए थे हमने, ठीक है। जनरल डिस्कशन हुआ, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन एंड देयर मॉडिफिकेशन, उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था सेल मेम्ब्रेन एंड देयर मॉडिफिकेशन। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद आज जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो आज का जो हमारा कोर टॉपिक है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन और उसका मॉडिफिकेशन देखे थे। वहाँ पर हमने देखे थे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, वहाँ पर मीजोजोम्स का फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, ये सब हमने शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश किए थे। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमको राइबोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होंगे और साथ में जो जेनेटिक मटेरियल को और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे ऐसे भी कुछ डीएनए होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ ऐसे प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस होंगे। इस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस को मैं कह रहा हूँ राइबोसोम्स। इस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस को मैं राइबोसोम्स कह रहा हूँ। ये राइबोसोम्स एक्चुअली आरएनए का कंपोनेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स एक्चुअली आरएनए इनका कंपोजिशन होता है, आरएनए से ये बनते हैं। ओके, अब ये राइबोसोम्स अगर आरएनए के साथ मल्टीपल फॉर्म में हो, आरएनए के साथ ये राइबोसोम्स मल्टीपल फॉर्म में हो, तो ऐसे टाइप के राइबोसोम्स को हम कहेंगे पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स मतलब राइबोसोम्स अगर मल्टीपल फॉर्म में है तो उसको पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। अब बच्चों ये राइबोसोम्स होते क्या है, राइबोसोम्स हम किस को कहेंगे, किस तरीके से ये राइबोसोम्स का अरेंजमेंट होता है, ये केमिकली राइबोसोम्स क्या होते हैं ये भी हमको समझना ज़रूरी है। तो ये राइबोसोम्स केमिकली आरएनए होता है इनका कंपोजिशन, एमआरएनए के साथ ये ज़्यादातर बाइंड होते हैं। और उसके साथ अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। आगे हम देखेंगे ये प्रोसीजर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे सिर्फ बताना है कि ये जो राइबोसोम्स है ये राइबोसोम्स दो कंपोनेंट में होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के होंगे। ये जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के होंगे। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग नंबर, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग नंबर। स्वेडबर्ग ये साइंटिस्ट का नाम है, इन साइंटिस्ट के हिसाब से ये यूनिट को S से हम शो करते हैं। 70S राइबोसोम्स मतलब 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स। अब ये जो 70S राइबोसोम्स है ये मिलकर के बनता है 70S राइबोसोम्स के। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 50S टाइप प्लस 30S टाइप राइबोसोम्स मिलकर के 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स बनाते हैं।
ओके, अब अगर आप मैथमेटिकल रूल के हिसाब से 50 + 30 करेंगे तो 80 आ जाता है, ऐसा कहेंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर 50s और 30s ये 70s टाइप ऑफ राइबोसोम ही कहलाएगा। अब ये 50s हमने कैसे डिटरमाइन किए, कैसे हमने अज्यूम किए कि 50s इसे कहते हैं, 30s इसे कहते हैं? तो ये जो साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस हिसाब से ये क्या किया, यहाँ पर उन्होंने नोटेशन, यहाँ पर यूनिट उन्होंने डिसाइड किया। अब ये जो नोटेशन है, ये जो यूनिट है स्वेडबर्ग, ये अकॉर्डिंग टू स्वेडबर्ग नंबर जो डिसाइड हुआ, स्वेडबर्ग नंबर जो डिसाइड हुआ, ये हुआ अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन से क्या हुआ, ये कंसिडर करते हैं हम स्वेडबर्ग नंबर। सेडिमेंटेशन रेट मतलब क्या? सेडिमेंटेशन की एग्जांपल मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन खास तौर से, तो उस पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन पर एक स्टेटमेंट लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से हिलाना चाहिए। क्यों तो उस पर्टिकुलर हमारा जो बॉटल है मेडिसिन का, उस बॉटल में, यहाँ पर देखिए, उस पर्टिकुलर बॉटल में बेस में हार्ड पार्टिकल का केक्स बन जाता है। मतलब क्या है, लिक्विड है और कुछ पार्टिकल है, सॉल्यूशन है, तो जो हार्ड पार्टिकल है, वेटेड पार्टिकल है, वो बेस में आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है, और लिक्विड पूरा ऊपर होता है। तो यहाँ पर ये हार्ड पार्टिकल का इस लिक्विड में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस मकसद के चलते वहाँ पर लिखा हुआ रहता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो ये जिस रेट से बेस में आते हैं, समझो ये हार्ड पार्टिकल यहाँ पर आ गए ऊपर शेक करने के बाद। अब शेक करने के बाद मैंने ये पर्टिकुलर बॉटल को रख दिया टेबल पर, ठीक है। अब ये बॉटल पर जो ये पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर, तो ये बॉटल के पार्टिकल्स उसको स्थिर रखने के बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे बेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बोलो, ठीक है। तो ये जो बेस में आने का रेट है, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल का बेस में आने का रेट है, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्वेडबर्ग ने क्या किए, राइबोसोम्स के दोनों कंपोनेंट को अलग अलग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या किया, रख दिया। मान लो ये पार्टिकल को रखा, तो ये पार्टिकल स्पेसिफिक रेट से बेस में आया, इसका वैल्यू हो गया 50s मान लो। एक और पार्टिकल रखा, ये स्पेसिफिक रेट से आ गया नीचे बेस में, उसको कह दिया उन्होंने अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन 30s। फिर क्या किया, दोनों को मिला लिया। ये जो 30s 50s टाइप का राइबोसोम था और ये 30s टाइप का राइबोसोम था, ये दोनों को क्या किया, उन्होंने कंबाइन किया। ओके, दोनों को कंबाइन किया, 50s और 30s दोनों राइबोसोम्स कंबाइन किया और फिर एक बार फ्लो किया उनको। तो उसका जो फिगर आउट मिला उनको, फिगर मिला उसका, वो मिला 70s, वो मिला 70s। ओके, तो 50s + 30s दोनों को कंबाइन करके जब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उनका नापा गया, काउंट किया गया, तो वो मिला 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। तो ये जो S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग नंबर, और स्वेडबर्ग नंबर हम अज्यूम करते हैं, डिसाइड करते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने को एक एक टॉपिक पे इतना सारा है कि हमारे लेक्चर्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमको आपके सिलेबस का भी ख्याल रखना है। अगर आप NCERT रीड आउट करेंगे, फिर मेरा लेक्चर देखेंगे, तो आपको इसमें समानता दिखना चाहिए, वरना मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा और आप NCERT देखेंगे फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूँ हमारे NCERT को। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे तो साइमल्टेनियसली हम और भी डिटेल में पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे MCQ सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया राइबोसोम्स के बारे में। और राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम का, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। हर ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ प्रोटीन लगेगा स्पेसिफिक, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं
इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। राइबोसोम्स ऑलमोस्ट आपको समझा होगा, नहीं समझता है तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, उसके बाद और वो भी डिस्कशन करेंगे जो आपके क्यूरीज है उस अनुसार, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में अगर बात की जाए, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए आपने। इंक्लूजन बॉडीज़ की अगर बात की जाए तो ये इंक्लूजन बॉडी हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, हमारे इन द सेंस जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके साइटोप्लाज्म में इस तरीके के कुछ राउंडेड बॉडीज़ बनेंगे। यहीं पर बनाता हूँ, ये राउंडेड बॉडीज़ क्या करेंगे, रिजर्व मटेरियल होगा इसमें, ये राउंडेड बॉडी में रिजर्व मटेरियल्स होगा, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं ये, मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे और उसके बाद ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे, ठीक है। गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक गैस जो रिक्वायर्ड गैस है उस गैस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ये कैविटी बन गई और इस पर्टिकुलर चेम्बर में फिर ग्लाइकोजन हो सकता है, रिजर्व मटेरियल हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हो सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था इसके बारे में एक शॉर्ट रिवीजन देता हूँ जो अब तक हमने डिस्कस किए। जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसको लीनियर डीएनए कह सकते हैं और सर्कुलर डीएनए भी होता है। सर्कुलर डीएनए को हम प्लास्टिड कहते हैं। एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हमने कुछ लेक्चर्स पहले डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन और उसका मॉडिफिकेशन। वहाँ पर हमने क्या देखा था, मीजोजोम्स देखा था, रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है, और सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन देखा था, कवरिंग देखा था हमने, और कौन सी कवरिंग होती है बैक्टीरिया में, जिसमें मैंने कैप्सूल की कवरिंग कहा था पेप्टिडोग्लाइकॉन की, उसके बाद फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। आज जो डिस्कस किए वो राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किए। राइबोसोम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हेल्प करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम्स जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो 70s टाइप का राइबोसोम्स होता है। 70s टाइप के राइबोसोम्स के कंपोनेंट में 50s और 30s कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी के बारे में डिस्कस किया। ये इंक्लूजन बॉडी ऐसे बॉडीज़ होते हैं जो अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को और पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को लाइफ प्रोसेस में हेल्प करेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन। इसमें अगर कोई पॉइंट रह जाता है या कोई ऐसे नया पॉइंट है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा तो आपने क्वेश्चन बनाना चाहिए, एमसीक्यू साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे और जितना भी हमारा पोर्शन होगा संडे को उस हिसाब से उस पर टेस्ट भी रखेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।